हम जो बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति क्या है, इस पर हम बात करते हैं। ये जो प्रश्न बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मौद्रिक नीति सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा सोच समझकर उपयोग में लाई गई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने की शक्ति है। यह पॉइंट आप बहुत केयरफुली देखिएगा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने को, इंक्रीजिंग द या राइजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी या डिक्लाइन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी या फ्रॉम द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी से कैसे हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं और क्यों और कब बढ़ाते या घटाते हैं, इस पॉलिसी को ही हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। द सिचुएशन अंडर द, जो आपके पास होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इकोनॉमी हम सप्लाई ऑफ मनी को कम करते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड क्या हो जाए, प्रॉपरली चलती रहे। तो जब हम लोग इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जो केवल मॉनेटरी के संदर्भ में होगा, मौद्रिक नीतियों के संबंध में होता है, मुद्रा की पूर्ति के संबंध में ही होता है। हम जानते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज करेगा। मैंने क्या बोला कि एवरी टाइप ऑफ द प्राइस राइज इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। हर प्रकार का जो मूल्य में वृद्धि होती है वो मूल्य क्या होता है, मुद्रास्फीति नहीं होती है, लेकिन मूल्य तो बढ़ जाती है जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी में मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने से आपके प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गुणक काम करेगा, और गुणक काम करने के साथ ही साथ राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और ये आय पुनः मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देगा। तो ये आय पुनः मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा तो एक प्रकार का साइकिल काम करेगा, और ये साइकिल इकोनॉमी को लीड करेगा, खींचेगा। उस इकोनॉमी को खींचेगा जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, उस इकोनॉमी में खींचेगा जहां पर प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट उसके पास मोटिवेटर फैक्टर का अभाव है। मोटिवेटर फैक्टर का अभाव होने के कारण क्या होता है, वो निवेश नहीं कर पाता। लेकिन जैसे उसको इकोनॉमी में सिंबल मिलने लगता है कि अरे प्राइस राइज हो रहा है, तो उसको एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है और वो तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इकोनॉमी में प्राइस राइज जो होता है प्रॉफिट बढ़ा देता है, और इससे इकोनॉमी के जितने इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जितने इकोनॉमिक वेरिएबल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें गति संचरित हो जाती है। ठीक है, मोटिवेट हो जाते हैं और इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगती है। वहीं अगर इकोनॉमी अनकंट्रोल हो जाए, जैसे बाइक आप बहुत स्पीड से दौड़ाओगे, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो होती है वो कम कर दी जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी कम होने से प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन कर जाएगी, और जब प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन करेगी तो उससे प्रॉफिट भी डिक्लाइन करेगा, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, और जब निवेश कम करेगा तो गुणक उल्टा काम करेगा। मैंने क्या बोला कि गुणक दोनों दिशा में काम करता है। इट इज वर्क करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट इज वर्किंग विथ निगेटिव डायरेक्शन में, दोनों वर्क करता और इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय को तेजी से गिराता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत केवल यही काम किया जाता है कि कब हमको सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है और कब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को घटाना है, अकॉर्डिंग टू नीड्स आर नेसेसरी ऑफ द इकोनॉमिक्स में आवश्यकताओं के अनुसार, इकोनॉमी में जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप हमको क्या करना है। इस घटना को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो अब आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है या
कमी है, इसको ही कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। और ये काम कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व हेतु साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। और साख की पूर्ति का मतलब यह होता है कि सप्लाई ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल करना, नियमन करना, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना, बढ़ाना है कि घटाना है, डिपेंड करता है इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी क्या कहती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी के जो उद्देश्य होते हैं, अब इकोनॉमिक पॉलिसी का उद्देश्य कौन देगा? वित्त मंत्रालय देगा। वित्त मंत्रालय बताएगा कि मेरा ये टारगेट है, तो उसके अनुसार पॉलिसी बनाई जाती है, वही आपकी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। अब क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी की अगर मैं डिफिनीशन की बात करता हूं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मैं केंट के अनुसार बात करता हूं, तो मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था होती है। मुद्रा विस्तार का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देना, संकुचन का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी को कम कर देना। ठीक है, तो इस एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में ऐसा किया जाता है। और निश्चित उद्देश्य क्या होते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आर्थिक उद्देश्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, प्लानिंग कमीशन आपको निर्धारित करता है। तो जब निश्चित उद्देश्य के लिए इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई या घटाई जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नाउ द पॉल इंजन के अनुसार मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी मौद्रिक निर्णय तथा उपाय आते हैं जिसका उद्देश्य मौद्रिक प्रणालियों को प्रभावित करना होता है। और मौद्रिक प्रणाली क्या होती है? मॉनेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं? इकोनॉमी में जहां जहां पर भी मनी आपका चलता है, मनी का प्रयोग किया जाता है, वो सारे पार्ट आपके मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। अब सर कौन कौन से पार्ट होंगे मॉनेटरी सिस्टम के? ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले कंज्यूमर हर जगह पर मुद्रा का प्रयोग करता है, तो कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो मौद्रिक प्रणाली का पार्ट है। प्रोड्यूसर भी मुद्रा का यूज करता है, तो प्रोड्यूसर मॉनेटरी प्रोसेस का पार्ट है। तो इनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अब पॉलिसीज कैसे बनेंगी? ताकि मनी का जो यूज है वो लिमिटेड तरीके से कर सकें, ब्याज के माध्यम से इनको प्रभावित किया जाता है। तो ब्याज के माध्यम से जब हम इनको प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार की नीतियां जो होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती हैं। ठीक है, हैरिज जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, सामान्य आर्थिक नीतियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करती है। तो मैंने देखो 3 डिफिनीशन लिया और तीनों डिफिनीशन में एक ही बात स्पष्ट होकर के आ रही है कि इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए जब हम मनी को कंट्रोल करते हैं या मनी को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट का मतलब होता है कि या तो नीड्स के अकॉर्डिंग मनी को सप्लाई को बढ़ाना एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इकोनॉमी सप्लाई को घटाना, तो इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी केंद्रीय बैंक द्वारा लॉन्च की जाती है, बट केंद्रीय बैंक कभी मनमाना रवैया नहीं अपना सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी जो आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तब भी ये कोई काम करती है उसके इकोनॉमिक टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए काम करती है, यानी वो किसी टारगेट को अचीव करने का एक मीडिएटर है, माध्यम है, वो तानाशाही नहीं है कि नहीं मेरे अनुसार ऐसा काम होगा। अब आती है बात, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पॉइंट से जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। मैं 7 ऑब्जेक्टिव्स जो आपके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, देयर आर द मेनी ऑब्जेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो अलग बात है कि हम उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि मुख्य ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिव आपका कीमत स्थायित्व। कहते हैं एक अर्थव्यवस्था में अगर प्राइस फ्लैक्चुएशंस स्टेडी हो, स्टेडी का मतलब होता एक निश्चित गति से हो, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, तो वो इकोनॉमी अपने इकोनॉमिक अचीवमेंट आप इकोनॉमिक टारगेट को अचीव कर लेती है। ठीक है, एक इकोनॉमी है जहां पर प्राइस, जो आपके पास प्राइस फ्लैक्चुएशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं, ये प्राइस फ्लैक्चुएशंस है। और एक इकोनॉमी है जिसमें प्राइस फ्लैक्चुएशंस कुछ ऐसे हैं, ये प्राइस फ्लैक्चुएशंस है। अब आप बताइए कि ये इकोनॉमी अनस्टेबल ज्यादा है, कब एक प्रोड्यूसर को अच्छा प्रॉफिट मिले और कब एक प्रोड्यूसर को लॉस में चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो इस तरह की इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आता है। ठीक है, जिन राज्यों में देखना, याद रखना मैं तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप एक काम करिएगा, इकोनॉमी को स्टडी करिएगा। एक इन्वेस्टर बिहेवियर की मैं बात करता हूं, इन्वेस्टर बिहेवियर की हम लोग रिसर्च में बात करते हैं। तो रिसर्च में क्या बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा आता है जहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होती है, दंगे कम हो, हड़ताल कम हो, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉपर संपादित कर सके। एक स्टेट है जहां पे रोज हड़ताल होती है, जहां पर क्या होता है, सामान को लूट लिया जाता है, वहां पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर एक स्टेट में बहुत ये सब चीजें शांति हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ करके इन्वेस्टर आते हैं, वो चाहे नेशनल इन्वेस्टर्स हो चाहे फॉरेन के हों। उसी तरह सेम थ्योरम काम करती है प्राइस के लिए भी। अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइस फ्लैक्चुएशन से ज्यादा होंगे, कोई इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। आज हम पैसा लगाएंगे, कल को प्राइस गिर जाएगा, हम तो लॉस में चले जाएंगे भाई। तो उस समय आरबीआई की एक जिम्मेदारी होती है कि मुझे ऐसे इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है ताकि इकोनॉमी में प्राइस राइज एक स्टडी ग्रोथ हो। स्टडी का मतलब होता है कि नॉर्मल फ्लैक्चुएशंस दिखाई पड़े और एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई पड़े। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब होता है बढ़ते हुए दिखाई पड़े, ताकि अनसर्टेनिटी का भय कम रहे। और जब अनसर्टेनिटी का भय कम रहेगा तो इकोनॉमी में डेल्टा आई का मान तेजी से बढ़ेगा। और डेल्टा आई से मैंने कहा ना कि मल्टीप्लायर काम करता है, और जब अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर काम करता है तो निश्चित रूप से नेशनल इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये पहला मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव है कि अर्थव्यवस्था में प्राइस स्टेबिलिटी लाना मॉनेटरी पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है। ये पॉइंट याद रखना। और स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आपने समझ लिया होगा कि प्राइस स्टेबिलिटी को देख करके ही अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है, वो इन्वेस्टर क्यों आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो सबसे पहले वो प्राइस राइज को देखेगा कि आपके देश के जो प्राइस फ्लैक्चुएशंस है वो प्राइस फ्लैक्चुएशंस कैसे उनका ट्रेंड है, कैसे उसका पैटर्न्स है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स ऑफ द प्राइस फ्लैक्चुएशन दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टमेंट। वो कहां पे इन्वेस्टमेंट करना, कहां पे नहीं इन्वेस्टमेंट करना, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। मैंने बोला ना कि जब इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में देयर आर द मेनी फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर कहाँ पे करता है। और मैंने पाया कि जिन स्टेट में शांति बहुत है, यानी पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करती है, वहां पर तुरंत इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, दौड़ के आते हैं कि हम आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जहां पर थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता है वहां पे इन्वेस्टर्स नहीं आते। क्यों? अरे मेरी कंपनी पता नहीं कब ये हड़ताल में बंद कर दे, पता नहीं मेरा ट्रक कब लूट जाए, पता नहीं कब क्या कहता है भ्रष्टाचार इतना फैला क्या हो जाए। तो वहां पे इन्वेस्टर जाने से बचते हैं। तो वही थ्योरम मैंने बोला, प्राइस फ्लैक्चुएशंस की थ्योरम को यहां पर भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो दूसरा उद्देश्य है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को पैदा करे। हमको ऐसी मौद्रिक नीतियां बनानी है, हमको ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। अब ज्यादा रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से आपको इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी पड़ेगी।
सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए मैंने आपसे बोला पहला तरीका है बैंक रेट कम करना पड़ेगा, दूसरा तरीका है CRR कम करना पड़ेगा, तीसरा तरीका है SLR कम करना पड़ेगा। तो इन तरीकों से देयर आर द मेनी मेथड्स, और भी मेथड्स हैं, तो इनका जब मान कम कर देते हैं RBI तो उससे इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला, क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ेगा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए, और उससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड क्या करेगा, प्राइस राइज करेगा, और जब प्राइस राइज करेगा तो यही प्राइस राइज मोटिवेटर फैक्टर के रूप में काम करेगा और देश में रोजगार तथा राष्ट्रीय आय दोनों को बढ़ाएगा। तो आपको क्या है ना, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी डेवलपिंग कंट्री में। अब मैंने वर्ड यूज किया क्या, सॉफ्ट, नरम। नरम का मतलब होता है कि जानबूझ करके अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आपको क्रिएट करके रखना होगा, जानबूझ करके आपको इन्फ्लेशन क्रिएट करना होगा। वही इन्फ्लेशन जो थोड़ा सा प्राइस राइज है, यही इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए विवश कर देता है, फोर्स्ड करता है किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब आपके पास इकोनॉमी में जानबूझ के थोड़ा सा मनी सप्लाई ज्यादा रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको थोड़ा सा हर चीज में प्राइस ज्यादा मिलता है पिछले की अपेक्षा। मैं पेन बेच रहा था 10 रुपए का, अब मार्केट में 11 रुपए का हो गया। अरे यार बढ़िया पेन का, क्यों ना पेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ दिन बाद वो 12 हो गया, कुछ दिन बाद वो 13 हो गया। जानबूझ करके थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट किया जाता है और प्रोड्यूसर को थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिलता रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार आगे आते रहते हैं। तो हमको एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी भी बनानी होगी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेजी से हो सके। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जब हम लोग ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो निश्चित रूप से हमको सप्लाई ऑफ मनी को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाए रखने के लिए हमको सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। और वो सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अब आपको समझ में आ गया कि वो बैंक रेट कम होने से, रेपो रेट कम होने से, CRR कम होने से, SLR कम होने से ही पॉसिबल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगला पॉइंट है मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि आर्थिक विकास हो। अब मैं बताऊं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई डायमेंशन से युक्त है, बहुआयामी है, जिसको कहते हैं दैट इज द मल्टी डायमेंशन अप्रोच है। आर्थिक विकास का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में बहुमुखी विकास हो। बहुमुखी विकास का मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में हमको ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है ताकि एजुकेशन का स्तर बढ़े लोगों में, ताकि इकोनॉमी में लोगों का पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो, लोगों में क्या हो जाए, हेल्थ उनका अच्छा रहे, लोगों को बिजली अवेलेबिलिटी मिले, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी मिले, लोगों को हॉस्पिटल अच्छे मिले, लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, लोगों को देयर आर द मेनी अप्रोच रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोड अच्छी मिले, घर अच्छे मिले, बिजली मिले, पानी मिले, ठीक है, हमारे खेतों में अच्छी फसल हो, पॉल्यूशन कम हो, ट्रैफिक कम हो, बीमारियां कम हो, ये मल्टी डायमेंशन अप्रोच होते हैं। केवल एक अप्रोच नहीं कि नेशनल इनकम बढ़ा दो, यही अप्रोच नहीं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं आपके साथ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका अप्रोच मल्टी डायमेंशन हो जाता है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आए, क्लास ले, लेकिन अब मुझे मल्टी डायमेंशन अप्रोच को इंप्रूव करना है, अब वो डिजिटली स्ट्रांग हो जाए। एक काम करते हैं, उनको लाइब्रेरी वाली चीजें भी क्या करें, कमरे से बैठ करके एक्सेस कर सके। एक काम करें, वो फीस जमा करने के लिए बैंक में क्यों लाइन लगाए, अपने कमरे से बैठ के जमा करें। ये मल्टी डायमेंशन अप्रोच होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ले लो, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे ले लो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक बच्चा स्किल्ड हो,
स्किल्ड का मतलब होता, अब गवर्नमेंट इस बात पे बहुत ज़्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रही है कि बच्चा ट्रेडिशनल क्लास के करने के साथ साथ कुछ ऐसे भी कोर्स को करना सीखे ताकि वो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ही जॉब करना चालू कर दे। द डिपेंडेंसी उसकी जो है वो कम हो जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को स्वीकार किया गया कि आपने ये बात सही की हो कि एजुकेशन विथ अर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को आप एक काम करिए, अतिरिक्त क्लास में सिखाइए, टीवी बनाना सिखाइए, रेफ्रिजरेटर बनाना सिखाइए, एक काम करो फोटोग्राफी करना सिखाइए, मोबाइल में जो वीडियो बनाते हैं उनको एडिट करना सिखाइए, कुकिंग सिखाइए, कुछ भी अप्रोच सिखाइए, बट उसको सिखाइए ताकि वो अपने लिए अपनी अर्निंग खुद कर सके, डिपेंडेंसी कम हो। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमको अर्थव्यवस्था में इस अप्रोच के साथ काम करना होगा, और आरबीआई इसी अप्रोच के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करती है कि अर्थव्यवस्था में हमें किस सेक्टर में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करते, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक काम करो क्रेडिट कंट्रोल करो ना, रेशनलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट करो ना। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए मनी दो ना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाओ ना, उसमें सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दो। हर सेक्टर में सप्लाई ऑफ मनी मत बढ़ाओ ना जहां से आपको डर लग रहा है कि नहीं इससे इन्फ्लेशन फैलेगा और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करो क्वालिटेटिव मेथड पे आ जाओ, क्वालिटेटिव मेथड में रेशनलाइज आप तक क्रेडिट कर दो, साख का एक नियमन कर दो कि नहीं केवल हम स्टूडेंट को उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ही सप्लाई ऑफ मनी करेंगे, केवल उनको ही हम लोन देंगे, और वो बच्चे जो सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं हम उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी शॉप ओपन करने के लिए ही हम क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक वहां पर आगे आती है और बैंक कहते हैं ठीक, स्किल डेवलपमेंट आपने काम किया है, ठीक है, स्किल्ड ओरिएंटेड आप जो भी काम करना चाहते हो हम उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल करा रहे हैं। तो जब बैंक का अप्रोच इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत आपको उसका पार्टनर बनाता है, तो इसका मतलब होता कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अप्रोच को एक्सेप्ट किया गया है। तो आरबीआई अब क्या करता है, मैंने बोला ना डायरेक्ट मेथड की जगह इनडायरेक्ट मेथड पे अपनाता है। किस सेक्टर में हमको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, पूरी इकोनॉमी को मत सोचो, केवल उस सेक्टर पे फोकस करो जिस सेक्टर को आप डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हो। एक काम करते हैं, गरीब व्यक्तियों के चलिए हेल्थ की बात करते हैं, तो गरीब व्यक्तियों के हेल्थ को स्पेशल फोकस करिए, उनको क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल्स का निर्माण करिए, उनको कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए उनके प्राइस को कम करने की बात करिए, उनके दवाखानों को ज्यादा ओपन करने की बात करिए, और ये आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से ही आपका संभावित हो सकता है। तो इस प्रकार के अप्रोच के साथ जब आरबीआई आती है तो कहीं ना कहीं उनका अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो करना चाहती है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मेथड के साथ कहीं ना कहीं आ गई कि नहीं, अर्थव्यवस्था में बहाना हमने कहां से ढूंढा, इन्फ्लेशन फैल रहा है और हम इन्फ्लेशन फैलने से नहीं ब्याज की दरें कम करेंगे, तो आपने क्या किया, 80% के कारण आपने 20% का लॉसेस कर दिया ना। आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्यों नहीं अपनाते हो ना, तब 80% को छोड़ दो, 20% के लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए। तो इस तरह के जब अप्रोच अपनाए जाते हैं आरबीआई द्वारा, तो हम इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अप्रोच कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक बन जाता है विनिमय दर में स्थायित्व। जैसे किसी इकोनॉमी में जो उसका प्राइस होता है, इकोनॉमी में वो प्राइस में चेंज होता है, आपने देखा होगा, प्राइस में चेंज होने से इन्वेस्टर भागते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जब प्राइस में चेंजेस होता है उसे हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं, तो बुरा नहीं होगा। वैसे इंटरनेशनल प्राइस और एक्सचेंज रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं मोटा मोटा ये समझिए कि एक्सचेंज रेट क्या है, जब एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जिस रेट में कन्वर्ट होती है उसे हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, आज हमने क्या किया कि 82 रुपी, $1 बराबर 82 रुपीज का है। ठीक है, मैंने ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद मैंने 82 रुपए दिया आरबीआई को, आरबीआई ने $1 मुझे दिया और $1 का मैंने एक पेन मंगाया।
एक पेन मैंने मंगा लिया, उसको भारतीय अर्थव्यवस्था में बेच दिया। अगर ये प्राइस डिक्लाइन होकर के 92 हो जाए या बढ़ करके आपका 72 हो जाए, तो आप इस तरह का बिजनेस नहीं करोगे। अरे पता नहीं कब रेट एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए। हम जो कमोडिटी मंगाते हैं उसका अगले दिन एक्सचेंज रेट डाउन हो जाने से उसका प्राइस गिर जाता, मेरा सामान तो पड़ा रह जाता मेरी दुकान में। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें हाई फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, तो हाई फ्लक्चुएशंस कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडर्स को क्या करता, हतोत्साहित कर देता है। ट्रेडर्स क्या करता है, नहीं ट्रेड करना चाहता है। और याद रखना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि किसी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट या किसी देश के विकास का इंजन है इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन आपका स्थायित्व है विनिमय दर और एक्सचेंज रेट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन से, आज कमोडिटी खरीदो इस रेट में, कल का एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, प्रोड्यूसर को लॉस हो गया, प्रोड्यूसर ने कहा हम तो नहीं लेने वाले हैं। परिणाम स्वरूप आपके देश में ट्रेड कम होगा। ट्रेड कम होगा, आपके देश में पहली चीज कंज्यूमर के दृष्टिकोण से यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, हम फॉरेन की चीजें नहीं मंगाएंगे, टीवी लैपटॉप्स हैं, ठीक है, हम खरीदते वहां पे रहे 82 रुपए के रेट पे, रेट एक्सचेंज रेट क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया, लो। अब आप कह रहे हो हम नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे ट्रेडर्स के पास जा रहे हैं, वो तो सस्ते में खरीद लिया, क्योंकि उसने जब खरीदा अगले दिन तो वो कम एक्सचेंज रेट पे खरीद लिया था। वो सस्ता लैपटॉप वही बेच रहा, कह रहा एचपी का लैपटॉप है, आप महंगा बेच रहा भाई साहब, हम वो तो सस्ता बेच रहे हैं। अरे उसकी क्या गलती, उसने खरीदा था 19 तारीख को, एक ने खरीदा 18 तारीख को, 18 तारीख को एक्सचेंज रेट अलग था, 19 तारीख को एक्सचेंज रेट अलग था। परिणाम स्वरूप ट्रेडर्स नाराज हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप ट्रेडर्स हतोत्साहित हो जाएंगे। अब क्या करें? तो आरबीआई को, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो होता है वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है, इसलिए आरबीआई को कोशिश करना चाहिए कि एक्सचेंज रेट में स्थायित्व बना रहे। यहां ये निश्चित बात है कि आरबीआई का रोल फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड पे डिपेंड कर देगा कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, इट विल बी डिटरमाइंड द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन मनी। फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो निर्धारित करती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर कलेक्शन ऑफ द फॉरेन रिजर्व, फॉर द कलेक्शन ऑफ द फॉरेन करेंसीज। तो उसके आधार पर कुछ स्थायित्व तो आप कर ही सकते हो ना, और वो स्थायित्व तो आपको लाना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी में जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य हैं, टारगेट है, आप अचीव कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं अचीव कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट है बचत और विनियोग में साम्य। आपकी अर्थव्यवस्था में अगर एक का मान ज्यादा हो जाए, ठीक है, चाहे वो बचत का मान ज्यादा हो जाए, चाहे वो विनियोग का मान ज्यादा हो जाए, ठीक है, बचत और विनियोग में इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में S=I होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अर्थव्यवस्था में जितने लोग बचते करें वो सब का सब निवेश हो जाए। सपोज दैट इकोनॉमी में लोग बचत खूब करते हैं लेकिन निवेश ना करें, इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। लोग बैंकिंग सेक्टर का प्रयोग नहीं करते, मैंने देखा होगा, लोग घरों में अपने बचतों को रखे रहते हैं, 2 लाख 10 लाख 50 लाख जितने हैं, तो घरों में उन बचतों को रखे रहते हैं, और उन बचतों को बैंक में अगर रखते हैं तो बैंक उसी बचत को कहीं ना कहीं तो निवेशित कर देगी ना। तो एक प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में हम लोग घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? देखिए, ये सिचुएशंस आपकी इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में ये आपके पास इन्वेस्टमेंट लाइन है और ये आपके पास सेविंग्स लाइन है। आपको इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? ई पॉइंट पर। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। लेकिन आप अर्थव्यवस्था में रहते कहां हैं? ये डॉटेड लाइन पर। अर्थव्यवस्था में बचते कितनी है?
आपका, एक मिनट, बचते कितनी है R1A, और निवेश कितना है मात्र B, R1B के बराबर निवेश है। तो इतनी जो बचत है, ये बचत का जो एक बड़ा पार्ट है, ये इनएक्टिव मनी के रूप में ही तो आपके पास रखा है, और यही इकोनॉमी में ब्याज की दर को बढ़ाए रख रहा है। अगर ये इनएक्टिव मनी हमारे पास आ जाए, भले आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उस पैसे को आप बैंक में रख दो ना, बैंक उसको किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे देगा। बैंक जब उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे देगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में अच्छी बात होगी, और अच्छी बात का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट करेगा, और इकोनॉमी में हमारी ब्याज की दरें कम हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम लोग या तो बचते कम रखते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं। तो इस प्रकार की जब सिचुएशंस आती है तो इकोनॉमी के लिए ये खतरनाक होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य यही होता है कि अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो उसको तुरंत इन्वेस्टमेंट करिए, रोकिए मत मनी फ्लो को। अगर मनी फ्लो आपका रुका तो इकोनॉमी की स्पीड रुक जाएगी। इसलिए सप्लाई, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच का इक्विलिब्रियम जरूर मेंटेन रखिए आप, और इसको रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट है विकास के लिए संसाधनों को जुटाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम संसाधनों की जुटाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मशीनें कहां से लाना चाहता है, अमेरिका से। अमेरिका को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। अब आरबीआई कहता है मेरे पास डॉलर तो नहीं है, तो बताइए डेवलपमेंट के लिए संसाधन आएंगे कहां से जब आपके पास डॉलर नहीं है। तो इस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो उधार ले ले आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और उस इन्वेस्टर को दे दे कि लीजिए आपकी मुद्रा के बदले हमने मुद्रा को एक्सचेंज कर दिया, अब डॉलर ले जाइए, उनसे कहिए कि अपनी पूंजी लेकर के आ जाए और आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि आप मनी को दूसरी जगह मिसयूज लगाने से अच्छा, ठीक है, वाइन कार खरीदने से अच्छा उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए, पूंजीगत निवेश कराइए, ताकि इकोनॉमिक की स्पीड बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इस तरह के हमको पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, और यही आरबीआई करती है तेजी से आगे आके। नाउ द नेक्स्ट है मुद्रा की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना। अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी में अगर किसी प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम है तो निश्चित रूप से यह डिसइक्विलिब्रियम क्या करेगा, इकोनॉमी में ब्याज की दरों में परिवर्तन ला देगा। तो इस प्रकार हमको कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आरबीआई जो सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड है सप्लाई ऑफ, और डिमांड ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, इसके बीच संतुलन को बनाए रखे, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताऊं कि आए किसी देश की जो मौद्रिक उद्देश्य होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के निम्न 7 उद्देश्य हैं जो मुख्य उद्देश्य हैं, और इन 7 उद्देश्य के आधार पर ही, इन 7 उद्देश्यों को अचीव करने के लिए ही वो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाती है या घटाती है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य हैं। एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, निम्न में से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और इसको मैं जब थ्योरम को मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आगे आपको पढ़ाऊंगा तो निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल सिखाऊंगा। तब मैं आपसे पूछूंगा कि निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य थे आपके, तब आप बताना कि 7 उद्देश्य, तो 7 उद्देश्य आपको उंगली में आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।